तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का आज हमारा 4th नंबर का लेक्चर होने वाला है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है आगे देखेंगे। पहले हमने अब तक 3 लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करती है, बोलो जल्दी से, एक्सेलरेट करती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कर्व पाथ में मूव करती है। चार्ज पार्टिकल को काय में मूव करती है, कर्व पाथ में चार्ज पार्टिकल को मूव करती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स Fm डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, Fm मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, Q V मल्टीप्लाइड बाय B, या फिर हम लिख सकते हैं Q VB साइन थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल है, किसके और किसके बीच में का एंगल है ये, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V and B, where B is magnetic field। हमने कैपिटल B से डिनोट किए थे। आगे हमने और स्टडी किए थे और हमने जाने थे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी V और B एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इस कंडीशन में हमारी मैग्नेटिक फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सब प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, सिर्फ क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। और अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी कि V और B एक दूसरे को क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे। देखो मैथमेटिकली हमारा फिजिक्स बहुत आसान है, कुछ स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो फिजिक्स की दुनिया एक अलग है। जनरली मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन याद रखो जिस दिन वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाना उस दिन बहुत कॉन्सेप्ट पेलने वाले हैं हम। इसलिए आज का लेक्चर भी थोड़ा बड़ा रहेगा और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग साइक्लोट्रॉन को बहुत बारीकी से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स काय का काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कर्व पाथ में घुमाती है, मैग्नेटिक फोर्स कर्व पाथ में घुमाती है, चार्ज को सर्कुलर मोशन कराती है। अगर मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर मोशन किसी चार्ज पार्टिकल को कराती है जिसकी वेलोसिटी v है, तब इसको सर्कल में घुमाने का काम भी कौन करेगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो मान लो ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये है हमारा वो चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव हो, तो फील्ड ने कैसा होना चाहिए, फिर 90 का। आपको पता है ये साइन क्या है, हाँ। तो अब V और ये B के बीच में कितने का एंगल हो गया, 90 का। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर। कौन सी फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स। ये B की डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे निकाले थे, राइट हैंड रूल के लिए, है ना। थंब को प्रोजेक्ट किए थे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और कर्व्ड उंगली हमको क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ये पेज के अंदर जा रही है, इसलिए हमने इसके ऊपर ऐसा सर्कल में ऐसा क्रॉस साइन बनाया। ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ते। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ने काय का काम किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो mv²/r। मान लो इसका रेडियस ये r है, तो ये mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से। अभी हम लोगों ने देखे QVB साइन थीटा, थीटा छोड़ दो क्योंकि 90 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 है, 91 और साइन, और साइन 91 होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखता नहीं, इज इक्वल टू mv²/r। अब देखो, सॉरी, एक V से एक V कैंसल, ये R इधर चला गया, सो M, ये M, और यहाँ एक V बचा, तो ये V इज इक्वल टू, ये R इसके पास चल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, चार्ज, फील्ड और ये रेडियस। तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है ना, एम वी बोले तो मोमेंटम,
ऐसा भी लिख सकते फिर हम इसको। अगर P से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं तो हमारी किताब में P से डिनोट किया, इसलिए मैंने भी यहाँ पर P से डिनोट किया। तो हम लिख सकते हैं कि अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। लेकिन ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है आगे देखते हैं। फिलहाल इतनी बात ध्यान में रखो कि mv इज इक्वल टू क्या होता है, QBr, और इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब बढ़ते हम लोग हमारी मेन पिक्चर की तरफ। तो हमारा अगला और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। इसके ऊपर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। और इसके लिए हम लोग आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप साइक्लोट्रॉन को देखना चाहते हो तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है और कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ ये दोनों देखिए, ये यहाँ कुछ देखने में साइक्लोट्रॉन ऐसा दिखता है। ये एक डिवाइस है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये जो साइक्लोट्रॉन है इसका इस्तेमाल क्या है, तो चलो इसे समझते हैं। अब देखो, आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझो इस बात को। अब देखो, बायोलॉजी घुसा के देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में। अरे क्या आ गया रे भाई, पिक्चर शुरू होने से पहले। हाँ, ये देखो, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है ना, लीवर है, स्टोमक है, हार्ट है। ओके, हमको कैसा मालूम पड़ा कि यहाँ पर स्टोमक है, यहाँ पर किडनी है ना, यहाँ पर हमारा दिल है, यहाँ पर थायराइड है, ब्रेन वगैरह। इसके बारे में हमको कैसे मालूम पड़ा? इनकी शक्ल के बारे में हमको कैसा मालूम पड़ा? ये किस पॉइंट पर एग्जैक्ट किस पॉइंट पर लोकेट है, ये हमें कैसे मालूम पड़ा? ऑफ कोर्स हमने ह्यूमन बॉडी की चीर फाड़ की होगी, तभी तो हमको मालूम पड़ा ना ये सब। उसी तरह अगर हमको जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, या फिर हमारा जो प्रोटॉन है, या हमारे जो न्यूट्रॉन है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, है ना, उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि हमने ह्यूमन बॉडी की स्टडी की, वैसा ही अब हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी स्टडी करना है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। आई बात समझ में? तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ने के लिए, या प्रोटॉन को तोड़ फोड़ने के लिए, या न्यूट्रॉन को तोड़ फोड़ करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल होता है, उस डिवाइस को ही साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर कहते हैं। समझ में आया? अब तोड़ फोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? जैसा कि कंसीडर करो, यहाँ पर ये एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर ये एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पर ये दूसरा आदमी खड़ा है ना, और इसको इसके सर को फोड़ना है। पुरानी कुछ दुश्मनी होगी, इसको इसके सर को फोड़ना है। तो ये क्या करेगा? एक पत्थर उठाएगा और पत्थर इसके सर पे मारेगा, है ना। मान लो इसने बहुत धीरे से पत्थर को वेलोसिटी दिया, बहुत धीरे से पत्थर इसके पास गया और नीचे गिर गया। सर फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। अगर से इस बंदे को, इस ए नाम के बंदे को बी नाम के बंदे का सर फोड़ना है, तो ये पत्थर को उसको बहुत वेलोसिटी देना होगा, तब जाकर इसका सर फूटेगा। वेलोसिटी देने से क्या होगा? तो हमको मालूम है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितनी ज़्यादा ये वेलोसिटी बढ़ाएगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और फिर ये काइनेटिक एनर्जी इसके सर पे टच करके अपना काम भी करेगी। आई बात समझ में? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी इसके सर की बॉडी के ऊपर, फोड़ देगी। आई बात समझ? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करना है, तो जिस चीज़ से फोड़ना है उस चीज़ की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ इफ़ेक्टिव होगी, है ना। जैसा कि ये एक ईंट का टुकड़ा है और हमें इसे हथौड़े से फोड़ना है, तो हथौड़े को आराम से इसके ऊपर पटके के लाड़ प्यार से तो फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। ज़ोर से बहुत वेलोसिटी से इसको इसके ऊपर मारना पड़ेगा तो ये फूटेगा। वेलोसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आती है। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा
काइनेटिक एनर्जी होगी। आप मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है और इसकी हमें स्टडी करना है, तो न्यूक्लियस को क्या हथौड़े से तोड़ेंगे? नहीं, हमें न्यूक्लियस को अगर फोड़ना है तो एक कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल ले लो, जैसा कि प्रोटॉन वगैरह ले लो, और इस प्रोटॉन के पास अगर हमारे बहुत वेलोसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर से ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस पर ये प्रोटॉन अगर से कोलैप्स कर जाएगा, तब है ना, कोलाइड कर जाएगा, तब ये न्यूक्लियस जो है ये फट जाएगा। उसी तरह अगर प्रोटॉन को भी, अगर हमको प्रोटॉन की भी स्टडी करना है, अगर हमें इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना है, प्रोटॉन के स्ट्रक्चर की या न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर की, तब भी हमें क्या लगेगा? एक ऐसा पार्टिकल लगेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो या बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो। इतनी वेलोसिटी से अगर हम किसी प्रोटॉन या न्यूक्लियस पर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल को कोलाइड कराएंगे तो ये पक्का क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन का एक इस्तेमाल ये है, और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं साइक्लोट्रॉन के, जैसा कि हम साइक्लोट्रॉन को मेडिकल यूज़ या कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको साइक्लोट्रॉन क्या है ये समझ में आ गया ना? ये क्या है? एसेलरेटर है, पार्टिकल एसेलरेटर है। ये क्या करता है? पार्टिकल को एसेलरेट करता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे देता है पार्टिकल को। और आपको पता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको क्यों ज़रूरी है। अब चलो, तो साइक्लोट्रॉन क्या है? अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो इसमें नाम में दिख रहा साइक्लोट्रॉन एसेलरेटर, मतलब ये क्या करता है? एसेलरेट करता है, पार्टिकल को एसेलरेट करता है। तो लिख लेते हैं हम लोग, द साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एसेलरेटर, मतलब ये चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? एसेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव एसेलरेशन। और एसेलरेशन देने की वजह से क्या होगा? एसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज। और हम ये कहेंगे कि जब ये पार्टिकल एसेलरेट होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट होगा, तो क्या करेगा? उसके पास क्या आएगी? हाई एनर्जी आ जाएगी, उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना? वो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा, ठीक है? तो ये जो साइक्लोट्रॉन नाम का ये जो डिवाइस है, इसे किसने इन्वेंट किया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने 1934 में जो है इन्वेंट किए थे। काय के लिए इन्वेंट किए थे? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल एसेलरेटर है ना? ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? एसेलरेट करता है। एसेलरेट करने से क्या होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और इतनी काइनेटिक एनर्जी से अगर हम हमारे टारगेट को हिट करेंगे तो टारगेट टूट जाएगा, है ना? इस तरह हम लोग इसकी मदद से फिर न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकेंगे। ओके, अब देखो ये जो साइक्लोट्रॉन है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अब तो इसके प्रिंसिपल को शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को क्या करती है? एसेलरेट करती है ना? मान लो यहाँ पर कहीं हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कहीं नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करो। मान लो कि नॉर्थ पोल यहाँ रखा हुआ है और साउथ पोल यहाँ रखा हुआ है, तो देखिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है ना? 90 के एंगल से क्रॉस कर रही है। इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर ये एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करते हैं तो हम इसे कहते हैं क्रॉस फील्ड। क्या कहते हैं? क्रॉस फील्ड। अब देखो इधर आप, ये जो आपको ऊपर का ये जो दिख रहा है, ये एन लिखा हुआ, ये है नॉर्थ पोल। इसने थोड़ा उल्टा कर, या मतलब ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल रखो, या नीचे नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल रखो, एक ही बात है। हाँ, कन्फ्यूज़ मत होना, बस हमको डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी कि चार्ज कैसा मूव होगा, वो आगे हम लोग वर्किंग में देखेंगे। चलो इधर देखो अभी। हाँ, तो इधर है, ऊपर रखे हम लोगों ने नॉर्थ पोल, नीचे रखे हम लोगों ने साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये बीच की जो प्लेट दिख रही ना, इसके यहाँ पर होगा पॉजिटिव और इधर होगा निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या हो जाएगी? यहाँ पर 90 के एंगल से क्रॉस करेगी, है ना? अब देखो इस क्रॉस फील्ड में
जब हम किसी चार्ज को रखेंगे, यहाँ पर मान लो हमने एक चार्ज को रखा यहाँ पर, है ना, इस क्रॉस फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को लाके रखेंगे या कोई मूविंग चार्ज को लाके रखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे ही अप्लाई होती है, तब ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होने की वजह से एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा और ऐसा गोल 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 यहाँ घूमेगा। आई बात समझ में? ये जो दिख रहा ना, ये यहाँ ऐसा गोल 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 वो घूमता है, एक्सेलरेट होता रहता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे वर्किंग में, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में। फ़िलहाल हम लोग लिख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है। तो बोलो क्या है, साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज होना चाहिए और उसने मूव होना चाहिए, काय में, क्रॉस फील्ड में, तब वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, वो एक्सेलरेट होगा। और जैसे जैसे वो एक्सेलरेट होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करता चलेगा। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे हम लोग इसके वर्किंग में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम। बाकी ये जो टॉपिक है ये तो ऑलरेडी हमारा जब से यूनिट शुरू हुआ है तब से यही शुरू है। ओके चलो, अब देखते हैं हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कैसा किया जाता है, साइक्लोट्रॉन को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है। अब देखो कि साइक्लोट्रॉन को बनाते कैसे है। ये तो हमें समझ में आ गया कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस फील्ड में रखते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को, मूविंग चार्ज को एक्सेलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन कराता है ना। लेकिन इसे बनाते कैसा है ये देखो। अब आपने ओरियो बिस्किट देखा है ना, ओरियो बिस्किट, ये क्रीम वाला बिस्किट, इस बिस्किट को आप ऐसा बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा, एक काम करो बिस्किट ही ड्रॉ कर लेते हम लोग। लेकिन याद रखिए ये जो बिस्किट है ये हॉलो है, हाँ, और हम क्या करते इसको अब बीच में से काट देते। ठीक है, ये बिस्किट हमारा क्या हो गया, बीच में से कट गया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा एक बिस्किट, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा बिस्किट का एक टुकड़ा, और ये हो गया हमारा बिस्किट का एक टुकड़ा, और ये हो गया हमारा बिस्किट का दूसरा टुकड़ा, है ना। ये दोनों भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी के जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे D1 और इसे कहेंगे हम D2, और दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे डीज है। समझ में आ गया? पिक्चरिकली ये कैसा होगा ये देखो। अब आप ये ऐसा है, ये जो दिख रहा ना आपको, ये है ये। ओके, समझ में आ गया आपको? ये वाला हिस्सा है, ये है डीज। अब इस डीज के सेंटर में यहां पर कहीं हम लोग गैस का आयोनाइजेशन करके चार्जेस पैदा करेंगे। ओके, मान लो कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग P नाम दे देते हैं, P पॉइंट का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट से हमारे क्या निकलेंगे, चार्जेस निकलेंगे। लेट्स से कि हमारा यहाँ से जो चार्ज निकला वो प्लस प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, वो यहाँ से निकलेगा। आई बात समझ? तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये जो है ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज। ओके, हाँ, अब देखो ये दोनों डीज के अक्रॉस हम लोग लगाएंगे ऑसिलेटिंग करंट, है ना। ये लगा दिया हम लोगों ने यहाँ ऑसिलेटिंग करंट या एसी करंट। अभी एसी करंट क्या होता है आगे हम पूरा एक यूनिट पढ़ने वाले हैं, एसी सर्किट। अभी मैं आपको फिलहाल 30 सेकंड के अंदर बता देता हूँ कि करंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट।
डीसी करंट में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है ना, ऐसा होता है हमारा सेल, ऐसा दिखता, एक साइड पॉजिटिव लिखा रहता, एक साइड निगेटिव लिखा रहता। तो ये इसका पॉजिटिव पोल कहलाता, ये इसका निगेटिव पोल कहलाता। और ये जो पोल है, ये आज अगर पॉजिटिव है तो कल भी पॉजिटिव होगा, 10 साल के बाद भी पॉजिटिव होगा। ये अगर निगेटिव पोल है तो ये आज भी निगेटिव पोल है, कल भी निगेटिव पोल होगा, 10 साल के बाद भी ये निगेटिव पोल होगा। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि जो डीसी करंट होता है उसमें जो ये जो पोल है और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स होती है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट में एक साइड पॉजिटिव और एक साइड अगर पॉजिटिव और एक साइड अगर निगेटिव हो तो अगले ही पल में फिर एक साइड निगेटिव हो जाता है, फिर एक साइड पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में अगले साइड पॉजिटिव, अगले साइड निगेटिव। मतलब इसमें पोलैरिटी फिक्स होती है, इसमें पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं होती है। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसा ही हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट लगाया। तो अल्टरनेटिंग करंट लगाने की वजह से क्या होगा, ये साइड फिलहाल हमारा पॉजिटिव रहेगा और ये साइड हमारा निगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगले ही कुछ पल में फिर ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए तो हम इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, ठीक है, आगे समझ में। हाँ, तो ये अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि D1 पॉजिटिव पर है और D2 निगेटिव पर है ना। अब आप देखिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ अल्टरनेटिंग करंट लगाया ना, बहुत स्ट्रांग होता है ये। ऐसा समझिए आप 10,000 वोल्ट तक हो सकता है। ये 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है ये D1 और D2 में, है ना। बहुत स्ट्रांग। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा तो चार्ज में एक्सेलरेशन भी कैसा पैदा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। आई बात समझ? तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 2 मैग्नेट लगा देते हैं। ये एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट नीचे लगा देते हैं। ये मैग्नेट को मान लेते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और इस पोल को मान लेते हैं साउथ पोल। अगर पिक्चोरिकली देखना है तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये ऊपर एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये हमारा ऑसिलेटर बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, जो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव फिर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव ऐसा करेगा, ठीक है। और ये प्रोटॉन सोर्स बीच में रखे हम लोगों ने। और इसकी अगर फील्ड की बात करें हम लोग, डायग्राम वाकई बहुत थर्ड क्लास है ये, और हमें इतनी डिटेल में डायग्राम बनानी भी नहीं, हमको सिर्फ ये डीज बनाना है ना। और ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, हम इस पूरे सेटअप को एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रख देंगे। उससे क्या होगा, इसको क्या कर देंगे हम लोग, पूरे सेटअप को एक एयर टाइट चेंबर या इवैक्यूएटेड चेंबर, ताकि हवा अंदर आ ना सके या फिर हवा के पार्टिकल्स इस प्रोटॉन को डिस्टर्ब ना कर सके। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इवैक्यूएटेड चेंबर में रख लेंगे। चलो जो जो हम लोगों ने पढ़े, जो जो हम लोगों ने अभी यहाँ समझे इसके कंस्ट्रक्शन में, वो लिख लेते हैं। तो कैसा लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है D2 डीज बोले तो ये, D2 डीज आर इनक्लोज्ड इन अ सिलेंड्रिकल इवैक्यूएटेड चेंबर। क्यों इवैक्यूएटेड चेंबर में रखते हैं हम लोग, ताकि एयर वगैरह के पार्टिकल उसे डिस्टर्ब ना कर सके ये प्रोटॉन को, है ना। द इवैक्यूएटेड चेंबर अलॉन्ग विद द 2 डीज इज प्लेस बिटवीन द पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, है ना। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इतना हाई रख रहे हैं तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कैसी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। और इन 2 डीज को हम लोगों ने इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे, है ना। और ये यहाँ पर फिर हम लोगों ने पॉजिटिव आयन को क्या करे, जनरेट किए बिटवीन, है ना। द पॉजिटिव आयन आर प्रोड्यूस्ड और जनरेट बिटवीन द 2 डीज बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये हो चुका, बता दिया मैंने आपको, है ना। H2 गैस, अगर हमको प्रोटॉन चाहिए तो हम लोग H2 गैस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए तो हम लोग He गैस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलो इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। अब देखो हमारा साइक्लोट्रॉन किस तरह काम करता है ना। आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। ये होगा, ये साइड का हो जाएगा हमारा
फर्स्ट डी, ये हो जाएगा हमारा पहला डी, ये हो जाएगा दूसरा डी, और ये दोनों डी को हम लोग क्या कहेंगे, डीज, है ना। ये बीच में हम लोगों ने आयन सोर्स रख दिया है, जहाँ से प्रोटॉन आयोनाइजेशन करके हम लोग प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल जैसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, है ना। इसलिए हम लोगों ने इसको आयन सोर्स कहा है। और यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट, अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये अपने पोल को क्या करता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता रहता है। तो मान लीजिए इनिशियली इसने ये जो D1 है इस साइड पॉजिटिव चार्ज बना है और इधर निगेटिव चार्ज जनरेट किया है। ओके, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। मान लेते हम लोग कि यहाँ कहीं हमारा साउथ पोल रखा है और यहाँ कहीं हमारा नॉर्थ पोल रखा है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। तो अभी यहाँ पर जो हमें मिला है वो मिला है ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ, और जो है इधर है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर है नेगेटिव पोटेंशियल, और ये है इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर कहीं है हमारा चार्ज। अभी चार्ज मूव किधर होगा, है ना, आपको मालूम है यहाँ पर है अभी हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल है यानी हाई पोटेंशियल है, इधर निगेटिव है यानी कि इधर है लो पोटेंशियल। तो कोई भी चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होगा, है ना। तो ये चार्ज के मूव की डायरेक्शन होगी, ये काय की डायरेक्शन होगी, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब चलो, अब देखिए आप, ये चार्ज जो हमारा मूव हो रहा है ये ऐसा भी मूव हो सकता है और ऐसा भी मूव होता है ना। ये एक्सेलरेट होगा सबसे पहले, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फिर ये ऐसा भी मुड़ सकता और ऐसा भी मुड़ सकता, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये ऐसा मुड़ेगा, ये ऐसा मुड़ेगा। इसके लिए फिर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारा राइट हैंड रूल। अब देखो राइट हैंड रूल के हम लोग कैसे इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं। क्या हम लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं राइट हैंड रूल। तो ये होगा हमारा नॉर्थ पोल, ये होगा हमारा साउथ पोल, है ना। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हो जाएगी फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ये उंगलियां क्या बताएंगे हमको, फील्ड की डायरेक्शन। तो बराबर है फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब देखो चार्ज किधर मूव हो रहा है, ये इधर मूव हो रहा है चार्ज, ये होगी चार्ज की डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगेगा, हमारी तरफ फोर्स लगेगा, हमारी तरफ फोर्स लगेगा यानी कि चार्ज ये ऐसा मूव होगा। तो यही मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये चार्ज ऐसा मूव होगा यहाँ पर। इन केस ध्यान में रखो बस, मान लो इधर नॉर्थ पोल होता और इधर साउथ पोल होता, तब ये चार्ज ये फर्स्ट वाली डायरेक्शन में मूव होता, है ना, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ये पे अपने हाथ को उल्टा कर दो, है ना। मैं आपको बता ही देता हूँ डायग्राम। तो क्या कंडीशन मान रहे हैं हम, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल वाली कंडीशन मान रहे हैं हम। तो ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी, चार्ज इधर ही मूव हो रहा है हमारा, चार्ज ये डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, तो चार्ज तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भी मूव होगा, हाँ है बात। तो हमारा जो पाल्म है उस डायरेक्शन में आ रहा, इसलिए वो तब ऐसी डायरेक्शन में मूव होता। फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो कंडीशन लिया है यहाँ पर हमने नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ लिया है, इसलिए हम इस कंडीशन से चलेगी कि हमारा चार्ज ऐसा मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसा मूव हो रहा है। ओके, समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा चार्ज मूव होगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मैग्नेट उसे ऐसा कर्व में मोड़ देगी। मान लो अभी फिलहाल हमारा चार्ज सिर्फ यहाँ पर ही है, इसको बड़ा कर देता मैं, अभी हमारा चार्ज कहाँ पर है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा कर्व होकर यहाँ पर आया, आई बात समझ में। अब जैसी वो यहाँ पर आता है, अब क्या होता है मालूम, ये हमारा जो करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये हो जाता अब निगेटिव पोटेंशियल और ये हो जाता अब हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल, मानी ये हो जाता अब हमारा हाई पोटेंशियल और ये बन जाता अब हमारा लो पोटेंशियल। तो फिर से अब ये चार्ज इसके इधर मूव करना शुरू कर देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, आइए बात समझ में, ये ऐसा इधर मूव करना शुरू हो जाएगा,
ऐसा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसे फिर से कर्व मुंह में मोड़ देगी और वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगले सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और फिर ये ऐसा मूव होगा। आई बात समझ। जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा पहली कंडीशन में, मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 m/s की होगी, एसेलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एसेलरेट होगा, 5 m/s की वेलोसिटी होगी इसकी। फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, उसका एसेलरेशन और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 10 m/s का। फिर यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 m/s की। फिर यहाँ से यहाँ पर से जब वो यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसका जैसा जैसा ये गोल 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 घूमते आएगा, यानी कि जैसे जैसे इसका आर बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, इसकी स्पीड भी जो है वो भी बढ़ते जाएगी। समझ में आई बात आपको? जैसा जैसा इसका रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इस वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। समझ में आया? और ये तो हमें चाहिए था। अब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, रेडियस बढ़ता गया, और ये जो आपको आखिरी ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये वो आखिरी सर्कल का रेडियस है जिसके बाद हमारा जो चार्ज है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ से इस विंडो से बाहर निकल जाएगा। ऐसा कैसा निकल जाएगा यहाँ से विंडो से, ऐसे स्ट्रेट लाइन में बाहर? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे यहाँ पर। अब ये चार्ज यहाँ पर आएगा और इस विंडो से निगेटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ से ऐसा बाहर की तरफ निकल जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे हम हमारा टारगेट, और ये यहाँ से हमारा ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल है यहाँ से इस विंडो से निकलेगा और ये टारगेट को हिट करके उसको धड़ाम से फोड़ देगा। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, धड़ाम से फोड़ देगा, है ना, इसके ऊपर ये हिट कर जाएगा, है ना, जिसके वजह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर फूटने की वजह से, जिसकी वजह से इस बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें मालूम पड़ेगा। याद रखिए, इस चार्ज पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप आपकी यहाँ खोपड़ी रख दे तो ये चार्ज पार्टिकल आपकी खोपड़ी के आर पार निकल जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर। क्यों इतनी एनर्जी होती है? क्योंकि हमने इतने हजार का क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, और मैग्नेट भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो मेरे प्यारो, इस तरह हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। चलो अब वर्किंग लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने वर्किंग लिख ली है इसका, है ना, इसके फंड बड़े इसलिए बड़ा दिख रहा है ये। चलो वर्क जो हमने ऊपर पढ़े वही जो है यहाँ पर लिख भी लिए हम लोगों ने। देखो क्या क्या लिखे। इफ़ द पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस इन द गैप बिटवीन द टू डीज, ये यहाँ पर अगर हम लोगों ने पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस किया है और D1 को हमने लगाया है कहाँ पर, पॉजिटिव पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल पर, और D2 को रखा हमने निगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल पर। ये सब हो चुका है अभी ऊपर पढ़े हम लोगों ने, ना। तो पॉजिटिव आयन D2 से तो पॉजिटिव आयन D1 से D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स D2 फ्रॉम D1, है ना, D1 से D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा D1 से, है ना। द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड, और ये जो ऊपर मैग्नेट लगे हुए हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के, वो काय का काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे और चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। ओके। और जब ये चार्ज है ना, अब ये D1 से D2 हुआ तब भी एक्सेलरेट हुआ, फिर ये जो है अपना जो है पोटेंशियल चेंज करेगा, फिर D2 से D1 पर आएगा तब भी एक्सेलरेट होगा, है ना, और फिर D1 से D2 आएगा तब भी एक्सेलरेट होगा, फिर D2 से D1 जाएगा तब भी एक्सेलरेट होगा। बेसिकली चार्ज क्या होता रहेगा, एक्सेलरेट होगा। काय की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, है ना। फिर से रिवर्स हो गए। इन द नेक्स्ट साइकिल द पोटेंशियल बिटवीन द टू डीज होना था, डेज हो गया, डेज टू डीज रिवर्सेस, एंड अगेन द पॉजिटिव आयन एक्सेलरेटेड इन द सर्कुलर पाथ। और 5-6 ऐसे ये कितने सर्कुलर मोशन करेगा, 5-6 सर्कुलर मोशन करेगा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये विंडो W से बाहर टारगेट को स्ट्राइक करेगा। ये होगी इसकी वर्किंग। हमने बहुत बारीक समझी, मैंने आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में जो मैंने पढ़ाया वो बता भी दिया। तो सो फार हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन मोशन ये टॉपिक स्टार्ट किया था आज इस लेक्चर में, है ना। हम लोगों ने प्रूफ किया था कि mv = QBr,
और इसे हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहा था। फिर हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है इसे समझे थे, और फिर उसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस किया है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन और ये हो गया वर्किंग। अब आखिरी एक टॉपिक बचा है, वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो चलो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग FC से डिनोट करेंगे, यानी कि साइक्लोट्रॉन, C फॉर साइक्लोट्रॉन, F फॉर फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता यहाँ पर कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी कि FC के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है, या 2 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अब तक आपने इसे n से डिनोट किया था, है ना, n इज इक्वल टू 1/t, है ना। लेकिन हमारी किताब में यहाँ पर F से डिनोट किया गया है, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट नहीं किया गया, इसलिए हम भी क्या करेंगे, इसे F से ही डिनोट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो ये कैपिटल T मालूम करना पड़ेगा। कैपिटल T बोले तो आपने सर्कुलर मोशन पढ़े है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है, एक पूरा चक्कर यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पर आया, तो एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आधे चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा, T/2 टाइम लगेगा। आइए बात समझ। हाँ, अब देखो, खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम T निकाल ले, किसी भी तरह अगर हम T की वैल्यू निकालें तो FC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे T की वैल्यू, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर लेके चल जाता, वेलोसिटी को इधर लेके चल जाता, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा x/v, ये डिस्टेंस, यानी कि देखो मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, यानी कि ये हमारा सेंटर है और ये यहाँ से हमारा अगर पार्टिकल शुरू कर यहाँ पर ही आया तो हम बोलेंगे इसको टाइम कितना लगा, T टाइम लगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 2/r। अगर इसका रेडियस कितना है, r है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2/r। और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हुई इसकी, तो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले में पढ़े थे। देखो mv इज इक्वल टू होता है क्या, q/b/r, साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला है ये, है ना। तो इससे वेलोसिटी अगर निकाले तो वेलोसिटी होगा q/b/r/m। तो ये v की जगह ही डालता हूँ मैं, q/b/r/m, नीचे ऊपर चल जाएगा, ये r से r कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी हुई, 2/m डिवाइडेड बाय q इंटू b। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। लेकिन देखो आप, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे ना, ये इक्वेशन बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है। देखो कैसा खतरनाक इक्वेशन है ये। अब देखो आप, मान लो कि ये मैं मिटा देता हूँ और डबल से बनाता हूँ, या यहाँ पर ही बना लेते, इसको यहाँ पर ही समझ लेते। ये एक चक्कर है, ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, है ना। नहीं ये तो है नहीं, 4 ही चक्कर है। अब आप देखो, पहला चक्कर मान लेते हैं अपन, इसका रेडियस r1 है ना। ये एक काम करो, मिटाकर मैं यहाँ अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये रेडियस छोटा है, पहले सर्कल का रेडियस है इसलिए r1 कहता हूँ, ये दूसरे सर्कल का रेडियस है इसलिए मैं इसे r2 कहता हूँ, और ये जो है ये तीसरे सर्कल का रेडियस है इसलिए मैं इसे r3 कहता हूँ। r1 की बात करते, यहाँ से यहाँ घूमने के लिए मान लो 4 सेकंड, मान लेते हम लोग, कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड। तो ये बड़ा, इसका सरकमफ्रेंस बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ पर घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, हमको ऐसा लगता है। और यहाँ से यहाँ पर घूमने के लिए मान लो इसको, ये घूमने के लिए इसको 8 सेकंड लगे, तो यहाँ से ये जो आखिरी सर्कल है यहाँ पर घूमने के लिए इसे मान लो 12 सेकंड लगेगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना। तो टाइम पीरियड ये काय पर डिपेंड करता है, काय पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। जितना बड़ा रेडियस होगा, देखो उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। लेकिन यहाँ टाइम पीरियड में तो आर है ही नहीं, देखो ना इक्वेशन में टाइम पीरियड में आर नहीं है। ये कैसा हो गया, वाई दिस कोलावरी डी, तो ये कैसा हुआ इसे आप समझो। क्यों टाइम पीरियड आर के इंडिपेंडेंट होता है, इसे समझिए आप।
आर के इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन में। क्यों? अब आप देखिए ऐसा कैसे। मान लो पहले चक्कर में ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ। पहले चक्कर में ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया, है ना, और यहाँ से जाकर यहाँ ऐसा रुका, ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसा गया। तो ये जो पहला चक्कर मारा इसमें इसका एक्सेलरेशन कम होगा, कम एक्सेलरेशन होगा, है ना, शुरुआत में, है ना, शुरुआत धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। फिर ये यहाँ पर आया, अब उसका एक्सेलरेशन यहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ कम एक्सेलरेशन में टाइम लगा होगा टी, यहाँ ज़्यादा एक्सेलरेशन में भी उसको टाइम लगा होगा टी, और यहाँ तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, तो यहाँ पर भी उसको टाइम कितना लगेगा? टी ही टाइम लगेगा। यानी कि साइक्लोट्रॉन में जो टाइम पीरियड है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर अगर उसको टी टाइम लगा है तो यहाँ पर भी उसको टी ही टाइम लगेगा। यहाँ टी टाइम क्यों लगेगा और यहाँ पर भी टी टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि भले ही इसका रेडियस छोटा है लेकिन यहाँ इसकी स्पीड कम है। यहाँ पर रेडियस उसका भले ही बड़ा है लेकिन यहाँ पर उसका स्पीड कैसा है? बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर भी टी टाइम ही लगेगा, यहाँ पर भी टी टाइम ही लगेगा। यानी कि टाइम पीरियड आर पे डिपेंड नहीं रहेगा। ध्यान में रखना है। नहीं समझ में आया तो एक दो बार इसे अपने दिमाग में दोहराना, इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, स्पेशली उर्दू मीडियम वालों को, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले से फट से कवर कर लेंगे। ओके, तो टाइम पीरियड जो है वो आर के इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखे कि ये जो अबाव इक्वेशन है चचा, इसमें कोई आर मौजूद नहीं है, देयर इज नो आर, हेंस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। याद रखिए, प्रूफ करने के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन या टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसा निकालेंगे, है ना। अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/t, 1/t बोले तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसको उल्टा फुल्टा कर दो, QB/2πm। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, है ना। अब देखो पूरे साइक्लोट्रॉन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये प्रोटॉन जो यहाँ से निकलेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, है ना। ये विंडो से जब हमारा प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये तो माने रखता है ना कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतने ज़्यादा स्पीड से, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो टारगेट को हिट करेगा, है ना। तो अब हमको इस काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बोले तो 12mv² वेलोसिटी। अब कैसा बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काय की कब काइनेटिक एनर्जी, कब कौन से काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता। काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की कौन, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, एग्जिट हो। अब इसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो एग्जिट वेलोसिटी कहलाएगी। जिस वेलोसिटी से ये एग्जिट करेगा साइक्लोट्रॉन के डीज को, वो क्या कहलाएगी, एग्जिट वेलोसिटी, है ना। तो आपको पता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बोलता है 12mv², और ये कौन सी वेलोसिटी है जिससे वो एग्जिट कर रहा है, इसलिए मैं इसका ई लिखता हूँ। तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि 12m मास तो उसका कांस्टेंट रहेगा, v निकालना पड़ेगा हमको। तो v इज इक्वल टू, आपको पता है साइक्लोट्रॉन फार्मूला क्या होता है, साइक्लोट्रॉन फार्मूला mv इज इक्वल टू QBr, साइक्लोट्रॉन फार्मूला। तो v किसके बराबर हुआ, अभी हम लोगों ने निकाले, QBr/m, ठीक है। ये इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, कब की काइनेटिक एनर्जी भाई, वो जब एग्जिट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट आयन। या हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी किताब में लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ ई, तो नहीं भी लिखे तो चलता, हमको मालूम है हम काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो अब एग्जिट कर रहा है विंडो से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जैसा का वैसा, ये m जैसा का वैसा, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर बोले तो q का स्क्वायर, ये है ना वेलोसिटी, इसका स्क्वायर बोले तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, q² b² r² डिवाइडेड बाय m²। ये r कौन सा r है, ये r वो r है, कहाँ गया, ये r है, वो ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पर ये वाला r है जिसको हम लोगों ने r एग्जिट कहा है। तो
यहाँ पर हम ई लगा देते क्योंकि यहाँ किताब में ई लिखा हुआ है, हम चाहे तो यहाँ पर भी ई लगा सकते, और ये भी हमारा ई है। ओके, समझ में आ गया होगा आपके, है ना। एक एम से एक एम कैंसल, बाकी का तो सब जैसा का वैसा। तो काइनेटिक एनर्जी कब, जब आयन एग्जिट करे और विंडो से निकलकर टारगेट को हिट करेगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये Q, ये बी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन। और हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होती है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि ये जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा, आई की आवाज़ समझ में, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आई बात, ये है काम की बात। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब रेडियस स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते अब हम लोग, thus the final kinetic energy, final energy is proportional to the square of radius of the outermost circular path। तो यार ये हुआ क्या, साइक्लोट्रॉन। मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा। अब ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड हाई एनर्जी एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल वगैरह, है ना। और इसका मेडिकल यूज भी है। It is used in the production of artificial radioactive element which play important role in medical treatment। ये दो इसके एप्लीकेशन हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन नाम का ख़त्म होता है। ये ओरिजिनली साइक्लोट्रॉन ऐसा दिखता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है हेलिकल मोशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है ना। फोटो खींच लो, ये देखो, ये डी जैसा शेप है। ये वही है, डी इज D1 D2। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखना यार।